आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 यानी मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। जैसा कि अगली क्लास में हमने इलास्टिसिटी यानी जो आपका चैप्टर था इलास्टिसिटी, उस पर हमने 60 इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप प्रश्नों पर बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे आपके चौथे चैप्टर पर, जिसका नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। आज हम इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2021 यानी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, अभी तक आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण आप सबकी क्लास स्थगित थी। अब आपकी क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं और आप सबके रिक्वायरमेंट पर हमने केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिन पर हमने फर्स्ट चैप्टर के लिखित और ऑब्जेक्टिव बेस पर लगभग 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिन पर लगभग आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जल्द ही जल्द आपका चैप्टर ख़त्म करवा करके और आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में दिया गया है और बेटर यही रहेगा कि आप इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जिनको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपको इसका आंसर आना है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन हेल्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स, यानी कि सेंट्रल फोर्स के थ्रू क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। जब भी सेंट्रल फोर्स की बात आए तो आपको रिमेन्स कांस्टेंट ढूंढना है। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर है पोटेंशियल एनर्जी, बी है काइनेटिक एनर्जी, सी है एंगुलर मोमेंटम और डी है नन। आपको बताना है कि इनमें से सेंट्रल फोर्स के थ्रू में यानी सेंट्रल फोर्स के फील्ड में क्या कांस्टेंट रहता है। तो आप सबको बता दें, जब भी सेंट्रल फोर्स की बात आए, सेंट्रल फोर्स, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या करेगा, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। थोड़ा सा अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज नॉट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ पूछा गया है कि प्लैनेटरी मोशन के सफिक्स में इनमें से कौन सा केपलर्स लॉ के सफिक्स में सही नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लॉ ऑफ ऑर्बिट, बी दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यानी कि एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, सी दिया गया है लॉ ऑफ टाइम पीरियड और डी दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के सफिक्स में। जल्दी से आंसर करना, आप लोग को आंसर करना है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें निहित नहीं होगी। जब भी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी भी रहती है केपलर्स लॉ के सफिक्स में। दूसरा, टाइम पीरियड भी रहता है प्लैनेटरी मोशन के सफिक्स में, और ऑर्बिट भी होता है। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, ये तीनों ऑप्शन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के सफिक्स में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मोमेंटम ये कहाँ होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू में ये सारे अप्लाई किए जाते हैं। और जब भी आप SHM पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें विस्तृत में बताई जाएंगी। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के सफिक्स में लॉ ऑफ ऑर्बिट सही है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड सही है और डी नंबर लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी सही है।
लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, आपको बताना है। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, चलिए इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि अगली कक्षा में यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराया था उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। दूसरी चीज़, जब आपका ओल्ड पेपर यानी ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न पर हमने क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें भी मैंने इन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को बताने के बाद थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहूँगा जो आप सबके मन में बना है और बना ही रहता है, क्योंकि थोड़ा सा न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जो आप सबके मन में उत्पन्न हो रही होंगी और आपको कमेंट के बेस पर ही पूछ रहे हैं, आप कमेंट डाल भी रहे हैं और हमने आपसे कहा था कि हम इस पर एक प्रिपेयर वीडियो बनाएंगे और जल्द ही अगली क्लास में हमने आपके ये सारे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को। जितने भी कमेंट्स आपके आए हैं सारे कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में बता देते हैं। देखिए आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर क्या करा रही हैं, ऑब्जेक्टिव ही करा रही हैं, यानी एमसीक्यू ही करा रही हैं, क्योंकि उनका जो पेपर पैटर्न था वो एमसीक्यू था। अब बात करते हैं कुछ खास यूनिवर्सिटी की, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, ठीक है, अगर अवध यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो इसमें ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से बात हम बताएं तो इसका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर 88% चांस हैं आपके एमसीक्यू के और ये मानकर चलिए 12% हैं रिटन के, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना है एमसीक्यू टाइप प्रश्नों पर। अगर आपका देखिए अवध यूनिवर्सिटी का जो सीरीज़ आया है, जो अवध सीरीज़ जारी करता है, यानी कि जो अनुपम मिलता था या नोट्स इजी नोट्स मिलता था, उसमें जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन दिया गया है, यानी कि पेपर पैटर्न जानते हो क्या होने वाला है, उसमें मानना यह है कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके आते थे, ठीक है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते थे पेपर में, यानी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो आपका एमसीक्यू होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होता था, 100 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अगर आपका रिटन और ऑब्जेक्टिव होता है तब आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या हो जाएगी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी अपना पेपर एमसीक्यू मोड पर करवा रही हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है, जैसा कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में अभी पेपर हुआ है, ठीक है, तो वहाँ का पेपर एमसीक्यू पहले था और एमसीक्यू पर ही हुआ है। बिहार यूनिवर्सिटी से काफ़ी बच्चे अपना पेपर हमें दिखाए हैं और सॉल्व भी करवाए हैं, तो उनका भी पेपर ऑब्जेक्टिव ही हुआ है और यूपी में भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो आप अगर यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी के किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से अगर आप कहीं भी से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपका पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या रिटन होगा। तो आप लोग दोनों बेस पर अपनी तैयारी करिए। देखिए अभी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा कर के केमिस्ट्री की जो पहली अभी न्यू क्लास हुई है उसको आप समझ लीजिएगा, लगभग आपका 40 क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका पेपर लिखित होगा तब भी आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ मास एम एनर्जी ई एंड पाथ रेडियस कैपिटल आर इज। आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट कोई, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट दिया गया है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है,
एनर्जी क्या है, कैपिटल ई है, और रेडियस उसका क्या है, यानी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो इसके सफिक्स में आपको बताना है कि इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन आपको बताना है 4 नंबर प्रश्न का। चलिए, तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा √2m r स्क्वायर कैपिटल ई, यही इसका इक्वेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, एट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज द अर्थ सरफेस, इट्स पीरियड इज रेवोल्यूशन डिपेंड अपॉन, यानी इसका टाइम पीरियड का रेवोल्यूशन जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज अर्थ सरफेस, अर्थ यानी कि अर्थ के, पृथ्वी की सतह पर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो रिवॉल्विंग की जाती है, तो उसका जो टाइम पीरियड का रेवोल्यूशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पर, यानी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या पर, या पृथ्वी की ऑर्बिट पर, या मास ऑफ अर्थ पर, या मास ऑफ द सैटेलाइट पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आप लोग को बताना है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, चलिए, ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, क्या एक सेंट्रल फोर्स जो होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है, यानी संरक्षित होता है, यह भी पूछा गया है। ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव, बोथ ऑफ एबव और नन ऑफ एबव, इसमें से बताना है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस पर हमने डिस्कस कर लिया था, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर हमने आपको समझा दिया था कि कब क्या होता है। ठीक है, इस सेंट्रल फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, सेंट्रल फोर्स के सब्जेक्ट में आप आंसर करेंगे। देखिए, जब भी सेंट्रल फोर्स की बात की जाए तो सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स हमेशा संरक्षित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। अगर अब 7 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए प्लानेट, यानी कि किसी प्लानेट की, द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए प्लानेट, किसी भी प्लानेट की जो ऑर्बिट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, किसी प्लानेट का शेप जो होगा, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा। द शेप ऑफ, एक बार फिर से समझ लेंगे, द शेप ऑफ यानी कि आकार, ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लानेट डिपेंड अपॉन, तो मैंने इस पर आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 7 अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, ये टोटल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, टोटल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, यानी कि द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लानेट, जब भी किसी भी ऑर्बिट की, देखिए कोई भी प्लानेट हो और उसका शेप पूछा जाए किसके सफिक्स में, ऑर्बिट के सफिक्स में, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, पूछा जाए कि ये किस पर निर्भर है, तो ये टोटल एनर्जी पर निर्भर है, किस पर, टोटल एनर्जी पर निर्भर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, इफ़ 2 पार्टिकल, क्या पूछा गया है, इफ़ 2 पार्टिकल, यानी कि 2 पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है, m1 और m2 है, आर सेपरेटेड ए डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, देन द रेडियस ऑफ मास, देन द रेडियस ऑफ मास, तब उनका रेडियस ऑफ मास बताना है। देखिए, समझ लेते हैं इसको। कोई 2 पार्टिकल दिए गए थे जिनका मास क्या है, m1 और m2 है, और ये सेपरेट डिस्टेंस यानी कैपिटल आर डिस्टेंस से बने हुए हैं, तब इनका रेडियस ऑफ मास निकालना था। तो रेडियस ऑफ मास निकालना है, जल्दी से इसका आंसर कुछ लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। देखिए, इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा m1 m2 अपान m1 प्लस m2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केपलर्स थर्ड लॉ। क्या पूछा गया है? केपलर्स थर्ड लॉ, टी इक्वल टू क्या होगा? टाइम पीरियड एंड स्मॉल ए इक्वल टू क्या है? सेमेजल एक्सिस, बी दिया गया है सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स ऑर्बिट। तो इस अगर ये दिया गया है, टी दिया गया है, ए दिया गया है और बी का मान दिया गया है, तो इसका कंप्लीट जो इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा? केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ आप लोग याद करिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो केपलर्स का थर्ड लॉ क्या होता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के सफिक्स में क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा? तो इसमें क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा? 11 नंबर प्रश्न में, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम रहेगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पर बताया था कि ये क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा किसके? सेंट्रल फोर्स के सफिक्स में जब भी रिमेन्स कांस्टेंट बचेगा तो क्या बचेगा? एंगुलर मोमेंटम बचेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन विल बी, यानी इसका मोशन क्या हो जाएगा? इसका मोशन आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न का। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इन ए प्लेन। जब भी कोई प्लेन हो, एक प्लेन की बात किया जाए यानी समतल में, जब भी समतल की बात किया जाए तो ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, इसका नाम रख लो ए, रख लो A1 रख लो, ठीक है, वो अंडर सेंट्रल फोर्स के थ्रू, अगर वो सेंट्रल फोर्स के थ्रू जा रहा है तो उसमें रिमेन्स कांस्टेंट आपको पता था क्या बचता था? रिमेन्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बचेगी। क्या बचेगी? एंगुलर वेलोसिटी बचेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी के सफिक्स में जब भी उसका मोशन होगा वो क्या होगा? इन ए प्लेन सरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी प्लेन सरफेस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 2018 और 2019 में लगातार पूछा गया था MCQ प्रश्न में अवध यूनिवर्सिटी में, 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, या फंक्शनल होता है, या पीरियोडिक फोर्स होता है? 13 नंबर प्रश्न का आंसर करना। चलिए तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरली क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, पूछा गया है इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यानी कि इन एक कंजर्व यानी संरक्षित फोर्स के मैदान में यानी फील्ड में क्या होगा? तो जब भी सेंट्रल फोर्स की बात आ जाए, देखिए अभी तक सेंट्रल फोर्स की बात हमने की थी तो इसमें क्या बताया था कि जब भी सेंट्रल फोर्स में रिमेन्स कांस्टेंट क्या बचता था? एंगुलर मोमेंटम बचता था, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है जब पूछा गया है एक कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, एक कंजर्वेटिव फोर्स पूछा गया है, ठीक है, और वहाँ पर क्या था? सेंट्रल फोर्स था। तो संरक्षित बल के सफिक्स में क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा? आपको बताना है 14 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसमें जब भी कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए और फील्ड की बात की जाए तब आपको याद रखना कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होगी। जो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? वो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगी किसके सफिक्स में? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के सफिक्स में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न, पूछा गया फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स, यानी कोई पार्टिकल है और मूव कर रही है अंडर सेंट्रल फोर्स के थ्रू, इट्स मोशन विल बी, इसका मोशन क्या हो जाएगा? इसका मोशन पूछा गया भैया। देखिए मोशन जब भी गति, इसका गति क्या होगा? यानी इसका मोशन जो होगा वो डायमेंशनल होगा या अलोंग टू एलेक्स होगा या इन ए प्लेन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था सेंट्रल फोर्स के बारे में कि इसकी जो
प्लेन होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा। इन ए प्लेन, तो इसका फॉर ए पार्टिकल मूविंग, जब भी किसी भी पार्टिकल के लिए सेंट्रल फोर्स क्या होगा, उसका मोशन जो हो जाएगा इन ए प्लेन सरफेस में हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है और अगले क्लास में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेक्चरों में, यानी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको आंसर करवाएंगे और आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ताकि अगर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर भी। और अगर ऑब्जेक्टिव ही हो तो उन थ्योरी में आपको लगभग 1 प्रश्न से 4 प्रश्न आपका कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। केमिस्ट्री के लिए आपकी कंप्लीट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो हो चुका है, यानी क्लास हो चुकी है। जिनमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बची हुई थी। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं आपके, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आपका पहला चैप्टर था फिजिकल में, और दूसरा क्या था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसमें मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंप्यूटर का और मैथमेटिकल फॉर्मूला फिजिकल यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जल्द ही क्लास किया जाएगा और उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा कर के केमिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो देख लीजिए और उसको जो भी प्रश्नों हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इस क्लास के बारे में, और आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी इसके बारे में भी आप बताइएगा। ठीक है।